हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। बढ़िया, एकदम पढ़ाई लिखाई बढ़िया चल रही है आप लोग की। तो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सेशन, जो कि साइंस सब्जेक्ट का। तो स्टूडेंट्स, जो साइंस में प्रीवियस ईयर के जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं, वो कहीं ना कहीं सेशन में आपको देखने को मिलेंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आए हुए हैं। और ये जो मैं पीडीएफ लेके आया हूँ, ये आपका 2020 का 21 का जो टर्म वन के एग्ज़ाम हुए थे, जो कोरोना में एग्ज़ाम हुए थे, उनके एमसीक्यूज हैं। तो ये कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आपको प्रीवियस ईयर से भी देखने को मिलते हैं। तो इसलिए आपको प्रीवियस ईयर को भी बहुत ज़्यादा फॉलो करना है, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चंस रिपीट भी कर देता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पूरे ये 60 क्वेश्चंस हैं आपके, कुछ केस बेस्ड क्वेश्चंस भी हैं। तो कहीं ना कहीं इनको आपको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरे पुराने वीडियोस ज़रूर देख रहे होंगे, क्योंकि स्टूडेंट्स, अगर आप वो नहीं देख रहे हो तो आप गलती कर रहे हो। आप ज़रूर सब सारे जितने भी मटेरियल्स आपको दिए जा रहा है वो आपको पढ़िए, क्योंकि आप बहुत चीज़ें मिस कर दोगे अगर वो आप नहीं पढ़ते हो एग्ज़ाम में। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आप उसको देखिएगा, और अगर मेरा कंटेंट आपको अच्छा लग रहा हो तो ज़रूर से मेरे वीडियो को लाइक शेयर करिए अपने दोस्तों में, ताकि वो सब भी इसका फ़ायदा उठा सकें। तो चलिए स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं। तो कुछ जो ये आपके पेपर हैं वो सेक्शंस में बटे हुए थे। तो मैंने, देखो, ये सेक्शन ए जो है वो आपका शुरू है, जो कि सेक्शन ए में 24 क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू कर रहा है। क्या बोल रहा है? अ स्टूडेंट टुक सोडियम सल्फेट सोल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब एंड एडेड बेरियम क्लोराइड सोल्यूशन टू इट। ही ऑब्जर्व दैट एन इनसॉल्युबल सब्सटेंस हैज फॉर्म्ड। द कलर एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द इनसॉल्युबल सब्सटेंस इज। अब देखो, यहाँ पर पूरा एकदम एक सिस्टम बताया है कि एक स्टूडेंट है जिसने सोडियम सल्फेट सोल्यूशन लिया, उसको टेस्ट ट्यूब में डाला, उसमें बेरियम क्लोराइड सोल्यूशन डाला, और उसने देखा कि एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस बन रहा है। तो बताओ वो उसका कलर क्या होगा और फॉर्मूला क्या होगा। तो आप देख पा रहे हो, जो ए ऑप्शन है वो सही है, जो कि ग्रे बेरियम सल्फेट आपका यहाँ पर बनेगा इनसॉल्युबल कंपाउंड। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि किस तरह से क्वेश्चन पूछ रहा है, कैसा पैटर्न है, ये पैटर्न आपको ध्यान में रख के चलना है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड्स आर या इज इनसॉल्युबल, सॉरी, इज सॉल्युबल इन वाटर टू फॉर्म अल्कलीज। बोल रहा है कि ऐसे कौन से ऑक्साइड्स हैं जो कि पानी में घुल सकते हैं अल्कलीज बनाने के लिए। आप जानते हो अल्कली क्या होता है, सॉल्युबल बेसिस और कॉल्ड अल्कलीज। तो अल्कली उल्कली के बारे में आप पढ़ लीजिएगा, कुछ भी छोड़िएगा नहीं। देखो, उसमें ऑप्शन जो है सेकंड का ए वाला सही है, जो कि आपका फर्स्ट Na2O है, और थर्ड K2O है, सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड। ये क्या है? ये आपका पानी में घुल सकता है और अल्कली बना सकता है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आ जाएंगे। अब देख रहे हो यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट वाला एमसीक्यू है। मैंने पहले भी बता रखा है कि एमसीक्यूज जो हैं वो किसी भी पैटर्न में पूछ सकता है, चाहे वो आपका एक्सपेरिमेंट हो, डायग्राम हो, या नॉर्मल कोई वन लाइनर हो। तो इसलिए आपको हर चीज़ को ध्यान में रखते हुए चलना है। और इसमें क्या बोल रहा है? स्टडी द डायग्राम गिवन बिलो एंड आइडेंटिफाई द गैस फॉर्म्ड इन द रिएक्शन। बोल रहा है कि जो यहाँ पर डायग्राम दिया हुआ है उसको देखिए, और यहाँ पर रिएक्शन और पे जो क्वेश्चन है उसका सही आंसर दीजिए। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर डायलॉग सल्फ्यूरिक एसिड है, जिंक ग्रेन्यूल्स हैं। तो इसको कौन सा गैस निकल रहा है बीकर में, तो ये आप पता होना चाहिए कि जो मेटल्स होते हैं वो अगर रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ, तो कहीं ना कहीं हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं और पॉपिंग साउंड के साथ रिलीज करते हैं। तो इसलिए ये देखो, ये केमिकल प्रॉपर्टीज है एसिड का। तो देख पा रहे हो, जो भी केमिकल प्रॉपर्टीज हैं आपके, चाहे वो एसिड हो चाहे बेस हो, उन सब से भी सवाल किस तरह से पूछ दिया जा रहा है। तो इसलिए आपको हर चीज़ को ध्यान से पढ़ना है। तो थर्ड का जो डी ऑप्शन है वो सही है, हाइड्रोजन विच वाइल बर्निंग पॉप प्रोड्यूसेस अ पॉपिंग साउंड। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। सॉरी स्टूडेंट्स, खांसी आ गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? सोडियम रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। द बैलेंस इक्वेशन विच रिप्रेजेंट्स द अबव रिएक्शन इज। अब देखो, यहाँ पर बोल रहा है कि सोडियम जो है वो वाटर से रिएक्ट कर रहा है टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ बोल रहा है कि बैलेंस केमिकल रिएक्शन यहाँ पर क्या है। तो देख रहे हो आप, बैलेंस केमिकल रिएक्शन वाला जो क्वेश्चन है वो आपको, जो आपका डिस्क्रिप्टिव या थ्योरी क्वेश्चंस होते हैं उसमें भी पूछता है और एमसीक्यू में पूछ दिया है। तो जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट है। बैलेंसिंग तो आपको करनी ही आनी चाहिए, पहला चैप्टर ही आपका बैलेंसिंग वाला है, तो इसलिए आपको बैलेंसिंग अच्छे से आनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इन द गिवन टेबल आर करेक्ट। बोल रहा है इसमें से कौन से जो नेचुरल सोर्स और जो एसिड उसमें प्रेजेंट है कौन से करेक्ट हैं। तो आप देख पा रहे हो, ऑरेंज जो है आपका
वो ऑक्जेलिक एसिड नहीं, गलत है, सेब में होता है। सॉर मिल्क लैक्टिक एसिड बिल्कुल सही। एंट स्ट्रिंग मिथेनोइक एसिड जो कि हम लोग फॉर्मिक एसिड भी बोलते हैं, बिल्कुल सही। टैमरिंड में एस्टिक एसिड नहीं होता, एस्टिक एसिड विनेगर में होता है, टैमरिंड में आपका टारटेरिक एसिड होता है। तो ये देखो जितने भी आपके जो नेचर से आपके पाए गए हैं जितने भी आपके एसिड्स हैं या नेचुरली अकरिंग जो एसिड्स होते हैं, इनके बारे में आपको अच्छे से पढ़ लेना है। बहुत सारा सवाल इससे बन सकता है, देखो आपके सामने बना भी है। तो फिफ्थ का जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट है, जो कि सेकेंड और थर्ड है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 6, क्या बोल रहे हैं? C6H12O6 प्लस 6O2 गिव्स 6CO2 प्लस 6H2O। अब बोल रहा है एक रिएक्शन दे दिया है और बोला है कि ये बताओ कि डिस्प्लेसमेंट है, एंडोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक है, न्यूट्रलाइजेशन है, क्या है? तो देखो ये जो है आपका ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है जिसमें आपका रिएक्शन दिख रहा है कि कार्बोहाइड्रेट ऑक्सीजन CO2 और वाटर बना रहा है। तो इसमें देख रहे हो आप, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। मतलब कि एंडोथर्मिक क्या होता है? जिसमें हीट लिया जाए, एब्जॉर्ब किया जाए। और एक्सोथर्मिक क्या होता है? जो हीट गिवन आउट मतलब देता है सराउंडिंग को, वो होता है क्या? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट जानते ही हो आप कि कोई दो या दो से ज़्यादा एटम्स को जब एक दूसरे से रिप्लेस करके उनको दोबारा लिखा जाता है तो उसे डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। न्यूट्रलाइजेशन जानती हो, व्हेन एसिड बेस रिएक्ट विद सॉल्ट एंड वाटर गिव, सॉरी जब एसिड बेस रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट एंड वाटर देते हैं, तो ये होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जो जितने भी डिफरेंट टाइप्स के आपको रिएक्शन बताए गए हैं वो आप ज़रूर से पढ़ लीजिएगा। मैंने पुराने वीडियोज़ में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो भी है केमिस्ट्री का मैंने वीडियो बना रखा है, आप चाहिए तो देख लीजिए, अभी भी काफ़ी टाइम है, आपकी तैयारी अच्छे से हो सकती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन गिवन बिलो आर करेक्ट? बोल रहा है कि इसमें से जो भी स्टेटमेंट दिए हुए हैं बताओ कौन सा इसमें से करेक्ट है। देखो लिखा है MnO2 प्लस 4HCl गिव MnCl2 प्लस 2H2O प्लस Cl2। बोल रहा है पहला है HCl इज ऑक्सीडाइज टू Cl2। अब देखो क्या HCl जो है वो Cl2 को ऑक्सीडाइज हो रहा है, देखो बिल्कुल सही है। MnO2 इज रिड्यूस टू MnCl2, बिल्कुल सही, MnCl2 रिड्यूस हो रहा है। या कि जहाँ सी बात है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन मतलब क्या? रिडक्शन। और जहाँ पर एडिशन हो रहा है वहाँ पर ऑक्सीडेशन होता है। तो पहला दूसरा ये सही है। MnCl2 एक्ट्स एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बिल्कुल नहीं स्टूडेंट्स, MnCl2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आपका MnO2 हो सकता है। तो देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो सी ऑप्शन है वो क्या करेक्ट है? पहला और दूसरा। तो आपको क्वेश्चन में रिएक्शन दे देगा और बोलेगा कि आइडेंटिफाई करो कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट, कौन किसको ऑक्सीडाइज कर रहा है, कहाँ प्रोडक्शन हो रहा है, कहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ऐसे भी आपके MCQs आ सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है? सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग द स्टेटमेंट विच इज ट्रू फॉर बेसिस। अब बोल रहा है बेसिस के लिए सही जो स्टेटमेंट है उसको आप चूज करिए। तो देखिए ऑप्शन दिया, बेसिस आर बिटर एंड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड, बिल्कुल नहीं। बेसिस हैव अ pH लेस देन 7, बिल्कुल नहीं। बेसिस आर सॉर एंड चेंज रेड लिटमस टू ब्लू, बिल्कुल नहीं। बेसिस टर्न पिंक व्हेन अ ड्रॉप ऑफ फिनोल्फथालीन इज एडेड टू हिम, बिल्कुल सही स्टूडेंट्स। तो देखो ये आपका सही है जो डी ऑप्शन है। तो देख पा रहे हो आप यहाँ पर बेसिस से रिलेटेड चीज़ें पूछी हुई हैं कि कौन सा करेक्ट है। मतलब 3 ऑप्शन आपका करेक्ट है और कोई एक गलत है। देख रहे हो किस तरह से फ्रेमिंग हुई है MCQs की, तो आप समझ सकते हो किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, स्टडी द फॉलोइंग टेबल्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। बोल रहा है इस टेबल को स्टडी करिए और करेक्ट ऑप्शन को चूज करिए। अब बोला है सॉल्ट है, ये आपने मैंने एक बताया था टॉपिक की कि सॉल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, सॉल्ट्स फॉर्म्ड फ्रॉम वीक एसिड वीक बेस, उस टाइप से क्वेश्चन उस पॉइंट से एक क्वेश्चन बना हुआ है। तो आप देख पा रहे हो वो टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है, तो वो सब टॉपिक आपको पढ़ना होगा। मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जब लिखे थे केमिस्ट्री के तो उसमें मैंने बता रखे हैं। इसमें क्या बोला है? बोला है सॉल्ट दिया है, पेरेंट एसिड है, पेरेंट बेस है और नेचर ऑफ सॉल्ट है। तो सोडियम एसीटेट है तो पेरेंट एसिड कौन सा होगा? सोडियम एसीटेट है। अब जब एसीटेट आ गया तो CH3COO आपका आना जरूरी है। अब सोडियम है तो जाहिर सी बात है H कहाँ जाएगा? NaOH ही जाएगा। तो एक तरह से आपका सोडियम एसीटेट का जो पेरेंट एसिड होगा वो CH3COOH होगा और पेरेंट बेस जो होगा वो NaOH होगा। नेचर ऑफ सॉल्ट क्या है? वो बेसिक है। आपको नेचर भी बताना है कि क्या है, बेसिक होगा कि एसिडिक होगा, तो जाहिर सी बात है बेसिक होगा। तो 9th का जो डी ऑप्शन है वो क्या है? वो करेक्ट है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 पे चलेंगे। अब तो स्टूडेंट्स 10 पे जाने से पहले मैं आपको बात बताना चाहता हूँ कि अगर आपको मेरे कंटेंट अच्छे लग रहे हैं
मेरी जो मेहनत है आपको पसंद आ रही है तो आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए ताकि वो लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें और अपनी तैयारी को बूस्ट कर सकें। चलिए स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 10 पे पहुंचेंगे। इट इज इंपॉर्टेंट टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ द लॉ इज इनकरेक्ट। बोला लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो आपने पढ़ा है उसमें से इसमें से जितने भी स्टेटमेंट दिए उसमें से गलत कौन सा है, इनकरेक्ट पूछ रहा है। तो टोटल मास ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट। बिल्कुल सही स्टूडेंट्स, ए वाला तो सही, एकदम सही है कि जो मास आपका रिएक्टेंट साइड होना चाहिए वही मास आपका प्रोडक्ट साइड भी होना चाहिए। द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट रिमेन्स द सेम बिफोर एंड आफ्टर अ केमिकल रिएक्शन। बिल्कुल सही, जो भी नंबर ऑफ एटम्स पहले थे वही बाद में भी होने चाहिए, एकदम बिल्कुल सही है। द केमिकल कंपोजिशन ऑफ द रिएक्टेंट इज सेम बिफोर एंड आफ्टर द रिएक्शन। जाहिर सी बात है स्टूडेंट्स, ये नहीं सेम नहीं हो सकता। रिएक्शन हो रहा है तो जो पहले था वो बाद में नहीं हो सकता, ठीक है, कुछ ना कुछ चेंजमेंट आपको देखने को मिलेगा। मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। जाहिर सी बात है मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड। ये वाला लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमने पढ़ा होगा। तो जो 10th का सी ऑप्शन है वो करेक्ट है। तो देख पा रहे फ्रेमिंग किस तरह से क्वेश्चंस को हुई है। अब ये देखो, ये क्वेश्चन आ गया डायग्राम रिलेटेड। मैंने पहले बताया कि डायग्राम्स आपको तैयार करने हैं, मैंने डायग्राम वाले भी वीडियो बनाए हैं कि कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट डायग्राम्स इसको आपको पढ़ने हैं। देखो एक आपका मिल चुका है यहाँ पे, तो उस जरूर वीडियो को देखिएगा, तैयारी करिए बढ़िया से। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट in connection with the function of blood vessels marked A and B in the diagram of human heart as shown। अब बोला जो ब्लड वेसल्स आपको यहाँ मार्क किया गया है डायग्राम में ए और बी, बताना है कि कौन सा जो है वो करेक्ट है आपका। दिया हुआ है ब्लड वेसल ए, इट कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड टू द लंग्स। ब्लड वेसल बी, इट कैरीज ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द लंग्स। ब्लड वेसल बी लेफ्ट आर्टरियम रिलैक्सेस as it receives blood from this blood vessels। Blood vessel A, right atrium has a thick muscular wall as it has to pump blood to blood vessels। तो अब देख पा रहे जो करेक्ट ऑप्शन दिखा रहा है वो क्या है, वो सेकंड और थर्ड है। जो कि जो ब्लड वेसल बी है वो क्या करता है, इट कैरीज ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द लंग्स। आप देखते हो कि जो लंग्स में जो आपका एक्सचेंज होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड बनता है वो पल्मोनरी वेन के थ्रू हमारे जो लेफ्ट आर्टरियम है वहां पर आता है, ठीक है, वो रिसीव करता है लेफ्ट आर्टरियम जो चैम्बर है हमारा। तो ब्लड वेसल बी जो है वो करेक्ट है कि इस कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द लंग्स। और जाहिर सी बात है जब लेफ्ट आर्टरियम जो होगा वो रिलैक्स होता है तब जाकर उसमें ब्लड आपका अंदर आता है, वो रिसीव करता है। फिर जब वो कॉन्ट्रैक्ट होगा तो जो आपका बाइकस्फिड वाल्व है वो खुल जाता है और फिर ब्लड जो होगा वो ट्रांसफर होता है किसमें, लेफ्ट वेंट्रिकल में। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पर किस तरह से सवाल पूछा जा रहा है। तो जितने भी हार्ट में ब्लड वेसल्स होते हैं, कौन सा ब्लड वेसल किस खून को कहाँ ले जाता है, क्या कौन ब्लड आपका ब्लड में हार्ट में रिसीव करता है, कौन सा ब्लड वेसल, ये सब आपको पता होना चाहिए कि कौन रिसीव कर रहा है, कौन भेज रहा है, कौन क्या कर रहा है, वॉल्व का क्या काम होता है, ठीक है, कौन से ऐसे मेम्ब्रेन हैं जो हार्ट को कवर किए रहते हैं। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है? इन लिविंग ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग रेस्पिरेशन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स आर नॉट फॉर्म्ड इफ ऑक्सीजन इज नॉट अवेलेबल। बोल रहा है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनमें जो रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है तो अगर ऑक्सीजन ना हो, ठीक है, तो कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जो फॉर्म नहीं होगा। तो जो ऑप्शन ए है वही सही है आपका, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। जब ऑक्सीजन नहीं है तो जाहिर सी बात है कार्बन डाइऑक्साइड वाटर कहाँ से फॉर्म हो पाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 12 का। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है? द करेक्ट स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स आर। अब यहाँ पर बोल रहा है सिंगल सेल जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके लिए सही कथन क्या है। पहला है कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस आर नॉट ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। बिल्कुल गलत। अब देखो सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सिंपल डिफ्यूजन इज सफिशिएंट टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। सही है, बिल्कुल सही है। स्पेशलाइज्ड टिश्यू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस इन द ऑर्गेनिज्म। जाहिर सी बात है हर एक फंक्शंस के लिए अलग अलग टिश्यू निर्धारित किए गए हैं, उसको वही काम करना है, ठीक है। जैसे हमारे वॉल्स में कार्डियक मसल होता है तो वो सिर्फ हार्ट में होता है, उसका काम पंपिंग के काम में ही आता है और कहीं नहीं मिलेगा तुमको। ये चीज़ें हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है?
एंटायर सरफेस ऑफ द ऑर्गेनिजम्स इज इन कॉन्टैक्ट विद द एनवायरमेंट फॉर टेकिंग फूड, बिल्कुल सही है। तो आप देख पा रहे हो क्वेश्चन नंबर 13 का जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट है, सेकंड एंड फोर्थ ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। अब क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, which one among the following is not removed as a waste product from the body of a plant। बोल रहा है कि प्लांट जो होते हैं उसमें जो आपका ऐसे वेस्ट प्रोडक्ट जो कि प्लांट से बाहर नहीं निकलते हैं वो क्या होता है। जाहिर सी बात है यूरिया जो होगा वो कहाँ प्लांट में निकलेगा, वो तो हमारे जो एनिमल्स होते हैं उनमें निकलता है ना। रेजिन सनगम बिल्कुल, ड्राई लीव्स बिल्कुल, एक्सेस वाटर जाहिर सी बात है, लेकिन यूरिया कहाँ निकलेगा, यूरिया नहीं निकलता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो है वो बी ऑप्शन करेक्ट है। अब देखो एक और आपका यहाँ पर डायग्राम वाला क्वेश्चन आ गया है, अब लंग्स से है, तो आप देख पा रहे हो कौन कौन से जो डायग्राम है वो इंपॉर्टेंट हो गए हैं आपके लिए, या उससे रिलेटेड जो भी डायग्राम्स हैं वो आपको सब पढ़ने हैं, बिल्कुल कुछ नहीं छोड़ना है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट इन रेफरेंस टू द रोल ऑफ ए सोन इन द गिवन डायग्राम ड्यूरिंग अ ब्रीदिंग साइकिल इन ह्यूमन बीइंग। तो ब्रीदिंग साइकिल को आपको अच्छे से पढ़ना है, इसमें इस बार डायग्राम पूछा है, हो सकता है तुमको थ्योरी पूछ दे, हो सकता है डायग्राम पूछ दे, तो कुछ भी पूछ सकता है, आपको वो टॉपिक अच्छे से तैयार करनी है। क्या बोला, इट हेल्प्स टू डिक्रीज द रेसिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर इन लंग्स। ए वाले की बात करें, जो ए आप दिखा रहा है यहाँ पे उसके बारे में बात करें, इट हेल्प्स टू डिक्रीज द रेसिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर इन लंग्स, तो यहाँ पर ये गलत है। इट फ्लैटन्स एज वी इनहेल, ये सही है स्टूडेंट्स, जब हम लोग सांस लेते हैं तो कैसे वो रिलैक्स हो जाता है, फ्लैट हो जाता है, ठीक है, तो ये चीज़ है। इट गेट रेज्ड एज वी इनहेल, नहीं बिल्कुल नहीं। इट हेल्प्स द चेस्ट कैविटी टू बिकम लार्जर, जाहिर सी बात है जब हम लोग सांस लेते हैं तो चेस्ट फूल जाता है कि नहीं हो जाता, वही चीज़ है। तो आपका जो सेकंड और फोर्थ है वो आपका करेक्ट है, 15 का जो ए ऑप्शन है वो क्या है, वो करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे आप स्टूडेंट्स। अब देखो ये आपका आ गया लाइफ प्रोसेस से स्टोमेटा वाला, मैंने स्टोमेटा का डायग्राम बोला था कि अच्छे से पढ़ लेना, देखो यहाँ पर चीज़ें एकदम सामने आपके आ रही हैं, तो अब मैं समझ सकता हूँ कि धीरे धीरे सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज ट्रू फॉर द स्टेट ऑफ स्टोमेटा ऑफ अ ग्रीन लीफ शोन इन द गिवन डायग्राम। बोल रहा है कि ऐसा ये जो जो डायग्राम दिया हुआ है, तो जो स्टेटमेंट दिए हुए हैं बताओगे कौन सा स्टेटमेंट जो करेक्ट है, जो मौजूदा समय में जो डायग्राम दिया है स्टोमेटा का उसके स्टेट को देखते हुए। तो लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर फ्लोज इनटू द गार्ड सेल, नहीं बिल्कुल नहीं। गैसेस एक्सचेंज इज अकरिंग इन द लार्ज अमाउंट, बिल्कुल नहीं। लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर फ्लोज आउट फ्रॉम द गार्ड सेल, ये सही है, क्योंकि लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर जब निकल जाएगा तो जाहिर सी बात है जो स्टोमेटा का जो ओपनिंग है वो कम हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा, इसीलिए तो इसलिए जो 16 का जो सी ऑप्शन है वो क्या है, वो करेक्ट है। अब आते हैं तो डायग्राम वाले क्वेश्चंस देख पा रहे हो कितने इंपॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉनकेव मिरर यूज। तो आप देख पा रहे हो जो मिरर्स हैं, कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर, उनके यूजेस से क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो कहीं ना कहीं आपको जितने भी मिरर्स हैं, चाहे लेंस हो चाहे मिरर हो, इसके आपको यूजेस पता होने चाहिए, कहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है। तो क्या लिखा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉनकेव मिरर यूज्ड, अ सोलर कुकर, अ रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स, अ सेफ्टी मिरर इन शॉपिंग मॉल्स, या इन व्यूइंग फुल साइज इमेज ऑफ डिस्टेंस टॉल बिल्डिंग। तो आप देख पा रहे हो जो 17 का ए ऑप्शन है वो कही है कि सोलर कुकर्स में आपका इस्तेमाल किया जाता है कॉनकेव मिरर्स फॉर द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इन द प्रिपरेशन ऑफ फूड, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है, सॉरी हाँ 18। A student want to obtain magnified image of an object AB है, बोल रहा है कि एक स्टूडेंट है जिसको ऑब्जेक्ट AB का एक मैग्नीफाइड इमेज बनाना है ऑन ए स्क्रीन, एक स्क्रीन पर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट शोज द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट पोजीशन ऑफ AB फॉर हिम और हर टू बी सक्सेसफुल। तो बोल रहा है कि जो जितने भी ऑप्शन या अरेंजमेंट दिए हुए हैं उसमें से आपको करेक्ट बताना है कि जो AB का पोजीशन है वो सक्सेसफुल दिख पाए स्क्रीन पर। तो आप देख पा रहे हो जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट है, जो ऑब्जेक्ट आपका यहाँ दिया हुआ है AB वो कहीं ना कहीं इस तरह से अगर अरेंजमेंट करेंगे तो आपको लार्ज इमेज मिलेगा, ठीक है। चलिए तो कॉनकेव मिरर जो आप देखते हो, कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर, यहाँ पर लेंस की बात हुई है तो यहाँ कॉन्वेक्स लेंस की बात हुई है, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस जो होता है वो कहीं ना कहीं इमेज को इनलार्ज करके दिखाता है। तो जितने भी आप रे डायग्राम पढ़े हो कि जब आपका ऑब्जेक्ट रहता है 2F1 पे या 2F2 पे या उनके बीच में, तो बड़ा इमेज बन रहा है कि छोटा इमेज बन रहा है, ठीक है। तो ये सारे जितने भी रे डायग्राम आपके बुक में दिए हुए हैं उसको आपको ध्यान से पढ़ना है। अब देख पा रहे हो किस तरह से क्वेश्चन यहाँ पर फ्रेम किया है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। उम्मीद कर रहा हूँ स्टूडेंट्स आपको इस सेशन समझ में आ रहा होगा, और अगर समझ में आ रहा है तो लाइक शेयर ज़रूर करिए, सब्सक्राइब करिए।
चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है? द फॉलोइंग डायग्राम शोज द यूज ऑफ एन ऑप्टिकल डिवाइस टू परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट ऑफ लाइट। एज पर द अरेंजमेंट शोन द ऑप्टिकल डिवाइस इज लाइकली टू बी अ। बोला यहाँ पर जो एक डायग्राम है जिसमें से एक ऑप्टिकल डिवाइस का इस्तेमाल किया गया है एक्सपेरिमेंट करने के लिए लाइट का, तो जो अरेंजमेंट दिख रहा है उससे क्या समझ में आ रहा है? क्या ये कॉनकेव मिरर है, क्या ये कॉन्वेक्स मिरर है, क्या ये कॉनकेव लेंस है, क्या ये कॉन्वेक्स लेंस है? तो देख पा रहे हो जब आपकी लाइट रे जो है वो सीधे आ रही है इस डिवाइस से टकराने के बाद या इस ऑब्जेक्ट से टकराने के बाद ये फैल जा रही है, तो ये क्या है? डाइवर्ज कर जा रही है। तो डाइवर्जिंग जो प्रॉपर्टी होती है वो किसकी होती है? वो कॉनकेव लेंस की होती है। और कॉन्वेक्स लेंस की क्या होती है? वो कन्वर्जिंग प्रॉपर्टी होती है। इसलिए आपका जो 19 का वो बी है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है? अ रे ऑफ लाइट स्टार्टिंग फ्रॉम एयर passes through medium A of refracting index 1.50, comma enters medium B of refracting index 1.33 and finally enters medium C of refractive index 2.42. In this ray emerges out in air from C. Then for which of the following pairs of media the bending of light is least? तो बोल रहा है यहाँ पर जो किस मीडियम के लिए जो लाइट की बेंडिंग है वो कम है। तो जो मीडियम है आपका ए बी, उसके लिए यहाँ पर जो आपका ये बेंडिंग है लाइट का वो कम होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पे चलेंगे। अब बोला विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर स्कैटरिंग ऑफ लाइट। बोल रहा है कि जितने भी स्टेटमेंट दिए हुए हैं इसमें से स्कैटरिंग ऑफ लाइट के लिए सही नहीं है। अब देखो ऑप्शन ए क्या बोल रहा है? कलर ऑफ द स्कैटर्ड लाइट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द एटमॉस्फेयर, जाहिर सी बात है। रेड लाइट इज लीस्ट स्कैटर्ड इन द एटमॉस्फेयर, जाहिर सी बात है। तभी आप देख पाते जब सनराइज और सनसेट होता है तो जो आपका एटमॉस्फेयर होता है वो कैसे लाल लाल दिखने लगता है, ठीक है। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट के जितने भी एप्लीकेशंस हैं वो एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे आपके लिए। स्कैटरिंग ऑफ लाइट टेक्स प्लेस एज वेरियस कलर्स ऑफ वाइट लाइट ट्रेवल विथ डिफरेंट स्पीड इन एयर। तो ये स्टूडेंट्स ये आपके लिए जो है ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। द फाइन पार्टिकल्स इन द एटमॉस्फेयर atmospheric air scatter the blue light more strongly than red, so the scattered blue light enters of our eye। जाहिर सी बात है जो हमारी वाइट लाइट आती है सन से वो हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर पे आके टकराती है, तो टकराने के बाद जो आपका रेड लाइट है वो बहुत ही कम लीस्ट स्कैटर होता है, लेकिन जो वाइट लाइट है वाइट लाइट बोल रहे हैं, जो वायलेट लाइट है वो ज़्यादा पार्टिकल से टकराते हैं और हमारे आँख तक पहुँचते हैं। इसीलिए हम लोग को जो हमारा स्काई है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा नीला देखने को मिलता है। तो ये भी सही है आपका। तो 21 का जो सी ऑप्शन है वो क्या है? वो करेक्ट है। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है? फ्रॉम द डायग्राम शोन अकॉर्डिंग टू द न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन द मैग्निफिकेशन ऑफ इमेज फॉर्म्ड विल हैव द फॉलोइंग स्पेसिफिकेशंस। तो यहाँ पर बोल रहा है कि जो भी आपका जो न्यू कार्टेशियन सिस्टम आया है उसमें जो आपका जो इमेज फॉर्म हो रहा है उसमें जो मैग्निफिकेशन है वो क्या क्या होंगे। अगर आपका जो ये मिरर है वो कौन सा मिरर है? जो कॉनकेव मिरर है। तो आप देख पा रहे जो ए ऑप्शन है वो क्या है? वो सही है। साइन जो होगा वो पॉजिटिव होगा और जो वैल्यू है वो लेस देन 1 होगी। तो जो मैग्निफिकेशन होता है कॉनकेव मिरर का उसका जो मैग्निफिकेशन है वो लेस देन 1 होता है और जो साइन होता है वो पॉजिटिव होता है। तो देखो आपको जितने भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिरर हैं या डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेंस हैं तो उनसे रिलेटेड आपको मैग्निफिकेशन के पॉइंट भी बताने चाहिए कि मैग्निफिकेशन 1 से कम हुआ कि नहीं होगा, फोकल लेंथ क्या होता है, पॉजिटिव होगा साइन कि नेगेटिव होगा साइन, ठीक है, ये सब आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अब देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, एक रे डायग्राम दिया हुआ है रिफ्रैक्शन का, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। चलिए देखिए लिखा है रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट एज सोन इन फिगर। एक रे ऑफ लाइट यहाँ पर दिख रहा है आपको। इफ ए बी सी आर द डिफरेंट मीडियम ट्रांसपेरेंट मीडिया। अब देखो ए बी और सी क्या अलग अलग मीडियम्स हैं। देन विच ऑफ द अमंग द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू फॉर द गिवन डायग्राम। तो बोल रहा है इसमें से जो गिवन डायग्राम है वो कौन सा सही है। तो बोल रहा है कि एंगल 3 और एंगल 2 जो है आपस में क्या है? बराबर होंगे। अब ऐसा जाहिर सी बात है कि आप देखो जो इंसिडेंट रे है उसका जो एंगल है नॉर्मल से वो थोड़ा आपका नॉर्मल कम लग रहा है इन कंपैरिजन टू जो इमर्जेंट रे है वो नॉर्मल जो आपका बी सी के बीच में जो नॉर्मल बना हुआ है उससे थोड़ा कम है। तो आप देख पा रहे हो कि 1 और 4 तो जाहिर सी बात है कम होंगे नहीं, बराबर होंगे नहीं, ज़्यादा कम ही हो सकते हैं। तो फिर जो आपका जो 2 और 3 है वो आपका क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो सी ऑप्शन है वो क्या है? वो करेक्ट है। तो आप देख पा रहे हो जो क्वेश्चन का फ्रेमिंग है इस तरह से वो कैसे उस ईयर में हुआ था। तो आप उस हिसाब से अंदाज़ा लगा सकते हो कि आगे जो हमारे पेपर आने वाले हैं साइंस के उसमें एमसीक्यू किस तरह का सेक्शन
किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 पे मूव करेंगे। इन द गिवन डायग्राम बिलो x एंड y आर द एंड्स कलर ऑफ द स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट। तो बोल रहा है एक्स और वाई जो क्या है वो आपका जो कलर एंड होता है वो आपके स्पेक्ट्रम है वाइट लाइट के। द कलर ऑफ वाई रिप्रेजेंट्स द, तो बोल रहा है जो कलर ऑफ वाई है वो क्या है, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जो कलर ऑफ वाई वो रिप्रेजेंट कर रहा है कलर यूज टू पेंट द डेंजर सिग्नल्स, मतलब कि रेड, रेड दिखा रहा है। ठीक है, क्योंकि आप जानते हो वाइट लाइट को जब आप प्रिज्म से पास करते हो तो वो डिस्पर्शन के थ्रू वो 7 कलर्स में टूट जाता है, जिसमें सबसे ज़्यादा जो लीस्ट डेविएशन होता है वो होता है तुम्हारा रेड कलर का, और जो वेरी ज़्यादा डेविएशन करता है वो वायलेट कलर होता है। तो वहीं पर आपका बता रहा है कि कलर्स यूज टू पेंट द डेंजर सिग्नल। तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो सी ऑप्शन है वो क्या है, वो करेक्ट है। अब देखो एक नया सेक्शन आ गया, सेक्शन बी, जो कि शायद इसमें सारे केमिस्ट्री क्वेश्चन, हाँ ये देखो इसमें सब केमिस्ट्री के क्वेश्चन हैं। तो सेक्शन बी क्या बोल रहा है, कंसिस्ट ऑफ 24 क्वेश्चन, जिसमें कि आपको यहाँ पर चीज़ें करनी है। तो लिखा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज कैटेगराइज्ड एज अ थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब बोल रहे हैं यहाँ पर जो आपको थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है वो आपका कौन सा है इन सब में से। तो आप देख पा रहे जो डी ऑप्शन है वो क्या है, वो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है आपका। तो मैंने पहले ही बता रखा है जितने भी आपको केमिकल रिएक्शंस आपके साइंस में दिए हुए हैं वो सब आपको पढ़ने हैं, केमिकल रिएक्शन होता क्या है। ठीक है, और डिफरेंट टाइप्स, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, डिकम्पोजिशन, केमिकल कंपोजिशन, न्यूट्रलाइजेशन, प्रेसिपिटेशन, सब आपको पता होना चाहिए। आप जानते ही हो कि जो आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन है वो दो टाइप का है, एक फोटोकेमिकल होता है और एक थर्मल डिकम्पोजिशन होता है। तो दोनों ही आपको रिएक्शंस पता होने चाहिए एग्जांपल्स के सहित, तो आपको ध्यान से पढ़ना है इन चीज़ों को। क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोल रहा है, कंसिडर द पीएच वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एसिडिक सैंपल्स। अब यहाँ कुछ एसिडिक सैंपल्स दिए हुए हैं, उनका पीएच वैल्यू दिया हुआ है, लेमन जूस, गास्ट्रिक जूस, विनेगर, डाइल्यूट एसिड, एसिटिक एसिड। तो आपको इसको सही क्रम में लगाना है, मतलब कि आपको इसको द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ H प्लस आयन कंसनट्रेशन, हाँ मतलब जो H प्लस आयन कंसनट्रेशन उनके डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको इसको अरेंज करना है। तो आप देख पा रहे हो कि जो सबसे ज़्यादा है वो क्या है, वो 2.2 है। उसके बाद आपका सबसे ज़्यादा जो है वो 1.2 है। उसके बाद आता है 2.2, फिर आता है 3.0, फिर आता है सबसे आखिरी में 3.76। तो मतलब सबसे जो लीस्ट कम होगा इसमें, जो लीस्ट एसिडिक होगा वो 3 है, और जो मोस्ट एसिडिक है वो क्या है, गास्ट्रिक जूस है, जो कि हमारे पेट में सेक्रेट होता है HCl एसिड। चलिए, तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। पीएच वैल्यू आपको पता होना चाहिए, कुछ आपके जितने भी जैसे यहाँ पे दिया हुआ है जितने भी सैंपल्स हैं इन सब के पीएच आपको याद होने चाहिए, और आपको पीएच स्केल अच्छे से आना चाहिए कि किस तरफ आप जाएंगे तो वो डिक्रीज करेगा, किस तरफ जाएंगे तो वो इंक्रीज करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 27। स्टडी द एक्सपेरिमेंटल सेटअप shown in given figure and choose the correct option from the following। अब एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप दिया हुआ है, यहाँ पे बोल रहा है आपको करेक्ट, आपको ऑप्शन चूज करना है। अगर रिएक्शन जो होता है उसमें आपको यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो डायल्यूट HCl है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन बन रहा है। तो आप देख पा रहे हो, जाहिर सी बात है आपका यहाँ पर जो P है वो आपका पोटेशियम कार्बोनेट है, और जो गैस निकलेगा वो क्या होगा, वो CO2 गैस निकलेगा। और जो ऑब्जर्वेशन आपको देखने को मिलेगा वो होगा कि जो मिल्की हो जाएगा वो टर्न्स मिल्की हो जाता है। तो एक्सपेरिमेंटल वाले क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्सपेरिमेंटल वाले क्वेश्चन आप ज़रूर देखिएगा, चाहे आप यूट्यूब से पढ़ सकते हो या और बुक से भी आप एक्सपेरिमेंट देख सकते हो, आपके ऊपर है, आपकी चॉइस है। क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स करेक्टली डिपिक्ट्स द कंपाउंड CaCl2। आप देख पा रहे हो यहाँ पर आपका जो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड का, इस टाइप से क्वेश्चन आपको पूछा हुआ है शो करके, कि जो आपका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर जैसे होता है उस हिसाब से शो करके यहाँ पर क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो ए ऑप्शन है वो क्या है, वो सही है, Ca2 प्लस और Cl2 माइनस। ओके, आप जानते हो कैल्शियम का जो एटॉमिक नंबर है 20 होता है। आपके आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब Cl 2 बार है तो जाहिर सी बात है हर एक माइनस, एक पे Cl पे माइनस होता है तो 2 पे 2 माइनस होगा। तो इस हिसाब से आपको क्वेश्चन देखिए फ्रेमिंग हो रही है यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोल रहा है, द पेयर्स विच विल शो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज एन आर। बोल रहे हैं यहाँ पर जो ऐसे पेयर्स जो कि कहीं ना कहीं आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो करेंगे वो कौन कौन से होंगे। NaCl सोल्यूशन विद कॉपर मेटल, नहीं बिल्कुल नहीं। AgNO3 सोल्यूशन विद कॉपर मेटल, बिल्कुल सही स्टूडेंट्स, ये शो करेगा। Al2SO4 होल थ्राइस सोल्यूशन विद
एंड मैग्नीशियम मेटल, बिल्कुल सही, ये भी शो करेगा। ZnSO4 सोल्यूशन एंड आयरन मेटल, नहीं ये नहीं शो करेगा। तो जो आपका जो 29 का जो सेकंड और थर्ड है ऑप्शन है वो क्या है, वो करेक्ट है आपका। ये दोनों आपके डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो करेंगे। तो देखिए रिएक्शन टाइप से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आपका रिएक्शन वाला चैप्टर जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट डू नॉट हैव वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। बोल रहा है इसमें से कौन से ऐसे सॉल्ट हैं इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आपको नहीं मिलेगा। तो ब्लीचिंग पाउडर जो है और बेकिंग सोडा है, इन दोनों में आपको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं मिलेगा। वॉशिंग सोडा में, प्लास्टर ऑफ पेरिस दोनों में आपको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मिलेगा। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल एसोसिएटेड विद द कंपाउंड्स इज नोन एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये आपको पता होना चाहिए, आपके बुक में दिया हुआ है ये। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, ड्राइंग एजेंट, डिहाइड्रेटिंग एजेंट, ठीक है। तो ये सब आपको पता होना चाहिए क्या क्या होते हैं विथ एग्जाम्पल। और जितने भी आपके यहाँ पर नाम लिखे हैं, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ब्लू विट्रियल, ये सब, इन सब के आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। फॉर्मूला भी पूछ सकता है। चलिए अब जो क्वेश्चंस आपको मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 31 टू 35, ये सब आपके असर्शन और रीजन वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ, देखिए यहाँ पर 31 से लेके 35 तक जितने भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनके लिए ऑप्शन एक ही रखा है। बाकी आपको 31, 32, 33, 34, 35 ये आपको बताना है कि कौन सा है। तो आप चाहो तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है ADA, ठीक है। तो आप बता सकते हो कि हाँ इन जितने भी ऑप्शंस दिए हुए हैं ABCD में से, उसमें से आप बता सकते हो कि कौन सा यहाँ पर है, ट्रू है, फॉल्स है, क्या नहीं है। तो देखिए 31 का जो लिखा है, असर्शन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज यूज्ड एज एन इंग्रेडिएंट इन एंटासिड। रीजन NHCO3 इज अ माइल्ड नॉन कोरोसिव बेसिक सॉल्ट। तो आप देख पा रहे हो ये जो आपका ए ऑप्शन दिया हुआ है 31 का ए, वो सही है, जो कि क्या दोनों आर, असर्शन और रीजन दोनों ट्रू हैं, और आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो यहाँ पर ये करेक्ट हो गया। 32 क्या बोल रहा है, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। मीथेन, और रीजन क्या दिया है, मीथेन गैस कंबाइन विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो आप देख रहे हो यहाँ पर जो ए वाला असर्शन है वो क्या है, वो आपका फॉल्स है, लेकिन जो रीजन दिया है वो ट्रू है कि जो मीथेन गैस है वो ऑक्सीजन से कंबाइन होकर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाता है। तो अब 32 का जो डी है वो करेक्ट है, मतलब 32 वाला का जो डी है वो करेक्ट है। 33 क्या बोल रहा है, असर्शन नाइट्रोजन इज एन एसेंशियल एलिमेंट फॉर प्लांट ग्रोथ एंड इज टेकन अप बाय प्लांट इन फॉर्म ऑफ इनऑर्गेनिक नाइट्रेट और नाइट्रेट्स। बिल्कुल सही बात है, यहाँ पर ऑब्जर्व करता है हमारा सॉइल से, तो ये बिल्कुल सही है। रीजन क्या दिया हुआ है, द सॉइल इज द नियरेस्ट एंड रिचेस्ट सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड अदर मिनरल फॉर प्लांट। बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है, दोनों ही आपके सही हैं यहाँ पर, बोथ ए एंड आर ट्रू। और जो आर है वो क्या है, वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का, बिल्कुल सही। तो स्टूडेंट्स अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है आपको, तो बिल्कुल चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिए अपने दोस्तों में, और इसको आप ध्यान से चीज़ों को समझने की कोशिश करिए और आगे बढ़िए। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 क्या बोल रहा है, सन अपीयर्स रेडिश एट द टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट। रीजन क्या दिया हुआ है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सनलाइट इन द एटमॉस्फेयर इज लेसर ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट एज कंपेयर टू नून। तो जाहिर सी बात है ए जो है वो करेक्ट है, लेकिन आर वाला जो है वो सही नहीं है, जो ये डिस्टेंस से रिलेटेड है नहीं, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पर सब स्कैटरिंग का खेल है, डिस्टेंस से कोई मतलब नहीं है। तो जो 34 का है वो क्या है कि ए जो है वो ट्रू है, लेकिन रीज़न जो दिया है वो फॉल्स है। तो ये कुछ असर्शन और रीज़न के क्वेश्चन थे। अभी आखिरी एक बचा है 35, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फूड इन द स्टोमक। बिल्कुल सही। रीजन क्या दिया हुआ है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्रिएट्स एन एसिडिक मीडियम टू एक्टिवेट प्रोटीन डाइजेशन एंजाइम्स। बिल्कुल सही, दोनों करेक्ट है बच्चों। यहाँ पर दोनों ही आपके जो असर्शन और रीजन हैं वो करेक्ट हैं, और जो आर है रीजन है वो जो स्टेटमेंट दिया है असर्शन उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ठीक है मेरे गोलू मोलू, मैं जानता हूँ आप लोग को ये चीज़ें समझ में आ रही हैं। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में पूरा अच्छे से कमेंट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 क्या बोल रहा है, अब देखो यहाँ पर भी एक आ गया एक्सपेरिमेंट वाला क्वेश्चन। A student was asked to write a stepwise procedure to demonstrate that carbon dioxide is necessary for photosynthesis. He wrote the following steps. The wrongly worded step is, बोला है कि एक स्टूडेंट को दिया गया है कि एक स्टेप वाइज प्रोसीजर आप लिखिए, और ये बताते हुए लिखिए कि जो वो कार्बन डाइऑक्साइड है वो फोटोसिंथेसिस के लिए नेसेसरी होता है। तो वो बोल रहा है कि इसमें से कौन सा एक वर्ड जो है वो रॉन्गली लिख दिया है वो बताना पड़ेगा। तो बोथ potted plant are kept in dark room for at least 3 days.
सही है। बॉटम ऑफ द बेल जार इज सील्ड टू मेक देम एयर टाइट, बिल्कुल सही। बोथ प्रोटेड प्लांट आर केप्ट इन सनलाइट आफ्टर द स्टार्च टेस्ट, बिल्कुल नहीं, ये गलत है स्टूडेंट, यही वर्ड आपका रॉन्ग है। तो जो 36 का सी ऑप्शन है वो क्या है, वो करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 पे पहुंचेंगे। तो आप देख रहे हो किस तरह से आपके यहाँ पर डायग्राम्स वाले क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो आपके जितने भी डायग्राम्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, डायग्राम को भूल कर भी मिस मत करिएगा। रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स ऑफ टू डिफरेंट एनिमल्स, अ फिश एंड ह्यूमन बीइंग आर शोन एज शोन। मतलब एक रेस्पिरेटरी सिस्टम दिया हुआ है, एक गिल्स का जो कि आपका फिश है, और एल्वुलाई जो कि हमारा ह्यूमन बीइंग में होता है। बोला ऑब्जर्व ए एंड बी एंड सेलेक्ट वन कैरेक्टरिस्टिक्स दैट होल्ड ट्रू फॉर बोथ ऑफ देम। बोला आपको यहाँ से दोनों में ही आपको एक ऐसा कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स चूज करना है जो कि दोनों को आपको डिफाइन कर रहा हो या दोनों के लिए सही हो। तो क्या दिया ऑप्शन, बोथ आर प्लेस्ड इंटरनली इन द बॉडी ऑफ एनिमल्स, ठीक ही ठाक है। बोथ हैव थिन एंड मॉइस्ट सरफेस फॉर गैसेस एक्सचेंज, बिल्कुल सही स्टूडेंट्स, ये करेक्ट है आपका कि दोनों में ही जो आपके गैसेस सेक्शन के लिए सरफेस जो जाता है वो थिन होता है और मॉइस्ट होता है, ठीक है। 37 का जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट है, बाकी पढ़ने की जरूरत नहीं है ऑप्शंस। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 पे चलेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ऑब्जर्व द डायग्राम ऑफ एन एक्टिविटी गिवन बिलो, व्हाट डज इट हेल्प टू कंक्लूड व्हेन द पर्सन एक्सहेल इनटू द टेस्ट ट्यूब। बोल रहा है कि यहाँ पर एक आपका सेटअप है, एक्टिविटी है, जिसमें कि बोल रहा है कि ऐसा क्या आप कंक्लूड करोगे जब एक पर्सन चीज़ों को फूक रहा है एक टेस्ट ट्यूब में। तो परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर इन द एक्सेल्ड एयर। तो जाहिर सी बात है, आप जो बाहर निकालते हो वो क्या है, वो कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हो, तो उसी की मात्रा जो होती है वो ज़्यादा होती है एक्सेल्ड एयर में। तो 38 का जो सी ऑप्शन है वो क्या है, वो करेक्ट है। कुछ लॉजिक वाले भी सवाल पूछेंगे तो आपको बहुत ध्यान से उनको जवाब देना है। अब देखो यहाँ कुछ नॉर्मल से न्यूमेरिकल है, लप्पू से न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं। क्वेश्चन 39 में, इफ अ लेंस कैन कन्वर्ज द रे सन रेज एट अ पॉइंट 20 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट्स ऑप्टिकल सेंटर, द पावर ऑफ दिस लेंस इज। तो पूछ रहा है पावर बताओ क्या होगा। तो पावर का फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू 1/f। चाहो तो वहाँ पर रख के सॉल्व कर सकते हो, तो इसका जो आंसर आएगा वो डायोप्टर आएगा, +5 डायोप्टर। तो पावर ऑफ लेंस क्या होता है, उसकी यूनिट क्या होती है, ये सब आपको पता होना चाहिए। डायोप्टर होती है उसकी यूनिट, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, यहाँ पर भी देखो एक आपका नॉर्मल सा न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है। द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कन्वर्जिंग मिरर इज 30 सेंटीमीटर। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस सो एज टू ऑब्टेन अ वर्चुअल इमेज। बोल रहा है कि ऐसे किस जगह पे जो ऑब्जेक्ट है कितनी दूरी पर रखा जाए कि जो इमेज बन रहा है वो क्या है, वो वर्चुअल बने ना कि रियल बने। तो यहाँ जो ऑप्शन है वो क्या है, बिटवीन 0 to 15। तो 0 से 15 के बीच में अगर हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो यहाँ पर आपको वर्चुअल इमेज देखने को मिलेगा। तो आप देख रहे हो किस तरह से क्वेश्चंस को फ्रेम किया गया है स्टूडेंट्स, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 41 क्या बोल रहे हैं, द लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इन अ डियर इज मोर एज कम्पेयर टू लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ अ टाइगर, द रीजन फॉर दिस इज। जाहिर सी बात है, डियर का खाना और जो शेर का खाना है वो दोनों ही अलग अलग होता है। तो इसका मतलब कि यहाँ पर जो आपको इंस्टेंटाइन का जो लेंथ होगा वो डिफरेंट देखने को मिलेगा। तो 41 का जो बी ऑप्शन है वो क्या है, वो करेक्ट है। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 42 क्या बोल रहा है, आइडेंटिफाई द टू कंपोनेंट्स ऑफ फ्लोएम टिश्यू दैट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड इन प्लांट्स। बोला यहाँ पर फ्लोएम टिश्यू का जो दो कंपोनेंट्स हैं उनके बारे में कुछ आइडेंटिफिकेशन दीजिए, जिसका काम होता है फूड को ट्रांसपोर्ट करना प्लांट्स में। तो जानते ही हो, जैसे हम लोग में जो ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है वो आर्टरी वेन ब्लड वेसल्स होते हैं, वैसे ही जो प्लांट्स होते हैं उनमें जो खाना पीना पानी ट्रैवल करने का काम होता है वो जाइलम एंड फ्लोएम करते हैं। तो फ्लोएम के बारे में बात किया गया, जो आप फ्लोएम में होता है वो सीव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल्स होते हैं। इसी तरह से आपको इसका जस्ट उल्टा मतलब कि जाइलम में भी पढ़ना है कि जाइलम में भी क्या क्या होता है, हो सकता है उसका एमसीक्यू बन जाए। तो क्वेश्चन नंबर 42 का जो बी ऑप्शन है वो क्या है, वो करेक्ट है। चलिए एक और न्यूमेरिकल आ गया क्वेश्चन नंबर 43 में, a converging lens forms a 3 times magnified image of an object which can be take on a screen if the focal length of lens is 30 centimeter, then the distance of the object from the lens is। तो बोल रहा है कि जो डिस्टेंस क्या होगा लेंस से ऑब्जेक्ट का, तो वो आपका न्यूमेरिकल वाला पार्ट है, ये -40 सेंटीमीटर है। आप चाहो तो इसको नॉर्मली सॉल्व कर सकते हो, इतना भी हार्ड क्वेश्चन नहीं है जिसको बताया जाए, नॉर्मल सा क्वेश्चन है, आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हो। मिरर फार्मूला के सहायता से भी कर सकते हो, और भी बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है। वैसे तो मेन मिरर फार्मूला ही लगता है,
मिरर फॉर्मूला हो सकता है आपको पता हो 1/v - 1/u इक्वल टू 1/f, ये मिरर फॉर्मूला है, सॉरी लेंस फॉर्मूला है। मिरर फॉर्मूला में जो वो जहाँ माइनस होता है लेंस में वहाँ प्लस हो जाता है, तो 1/v + 1/u इज इक्वल टू 1/f, ये आपका क्या है, मिरर फॉर्मूला है। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 पे चलेंगे। क्या बोल रहे हैं, देखो फिर से यहाँ पर एक रे डायग्राम टाइप आ गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू इन रेफरेंस टू द डायग्राम एज शोन अबव। बोल रहा है कि जितने भी डायग्राम यहाँ दिए हुए हैं उसमें आपको ये बताना है कि कौन सा सही नहीं है। तो देखो जब आपको रे डायग्राम मैंने बोला था पढ़ने के लिए, रे डायग्राम से बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं रे डायग्राम से स्टूडेंट्स, तो बिल्कुल भी इसको भूल कर भी मिस मत करिएगा। अगर ऑब्जेक्ट आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा है तो जाहिर सी बात है रिफ्लेक्शन सब होने के बाद जो इमेज बनेगा वो सी पर ही बनेगा और सेम साइज बनता है, ना कि इन लार्ज बनता है। तो जो बी है वो क्या है, वो करेक्ट होता है। सॉरी बी यहाँ पर जो है वो सही नहीं है, लेकिन यहाँ पर नॉट ट्रू बताना है तो इसका मतलब कि बी ऑप्शन वो क्या है, वो सही है। अब क्वेश्चन नंबर 45 क्या बोल रहा है, इन द गिवन डायग्राम above shown n1 n2 and n3 are refractive indexes of the media 1 to 3 respectively, which one of the following is true in this case। बोला इन तीनों में से कौन सा सही है। तो जो n3 होगा वो ग्रेटर होगा किससे, n1 से, जो ऑप्शन नंबर डी में है। मतलब कि n3 जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3 की है वो ज़्यादा होगा किसके, n1 से। n2 का तो कोई मतलब है नहीं, जो भी आपका रिलेशन होगा वो n3 और n1 के बीच में होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको देख पा रहे हैं जो n3 है वो क्या है, ग्रेटर है n1 से। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है 45 का। 46 क्या बोल रहा है, देखो ये भी नॉर्मल सा एक आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे सवाल है। न्यूमेरिकल छोटे मोटे न्यूमेरिकल पूछ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर ले जाओगे आप। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ऑफ ए इज 1.5 and that of medium B is 1.33. If the speed of light in the air is 3 into 10 power 8 meter per second, what is the speed of light in the medium A and B respectively? तो आपने एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ाई है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी पढ़ा है। ठीक है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, इससे आप सवाल लगा सकते हो। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो डी है। ठीक है, 2 × 10⁻8 मीटर पर सेकंड एंड 2.25 × 10⁻8 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, नॉर्मल सा क्वेश्चन है। 47 क्या बोल रहा है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 4 सेंटीमीटर इज केप्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल ऑफ अ डाइवर्जिंग मिरर। इफ द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर इज 10 सेंटीमीटर, द हाइट ऑफ इमेज फॉर्म्ड इज। अब यहाँ बोल रहा है कि अगर फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है तो हाइट बताओ इमेज की, तो वो आपका सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है 1.0 सेंटीमीटर। ये सारे न्यूमेरिकल्स आपके नॉर्मल हैं, आप सॉल्व कर सकते हो। अगर फिर भी नहीं कर पा रहे हो तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि सर इसका हमको लिखित में सॉल्यूशन प्रोवाइड करिए, मैं वो भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप लिखते नहीं हो, लिखा करो तब ना कुछ मुझे पता चलेगा। जब आप लिखोगे नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा कि आपको क्या समझ में आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। तो आपको लिखना मस्ट है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम लोग चलेंगे 49 पे। ये देखो नॉर्मल एक एक्सपेरिमेंट बेस है, यहाँ पर दिखाया ग्राफ 50 ml of tap water was taken in a beaker. HCl acid was added drop by drop to water. The temperature and pH of solution was noted. The following graph was obtained. Choose the correct statement related to this activity. अब यहाँ पर एक्टिविटी किया गया है और यहाँ पर देखो ग्राफ एक तरह से आ रहा है हाइपरबोलिक टाइप का। तो यहाँ पर क्या है करेक्ट, तो तीसरा जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट है। क्या बोल रहा है तीसरा वाला, द pH ऑफ सोल्यूशन डिक्रीजेज रैपिडली ऑन एडिंग ऑफ एसिड। ज्यों ही हमने एसिड मिलाया तो जो पीएच है वो क्या कर रहा है, वो रैपिडली डिक्रीज कर गया है। और क्या बोला चौथा में, द पीएच ऑफ टैप वाटर वाज अराउंड 7। जाहिर सी बात है जो टैप वाटर का पीएच होता है वो क्या होता है, वो 7 होता है, मतलब क्या न्यूट्रल होता है। तो 48 का जो सी ऑप्शन है वो क्या है, वो करेक्ट है। तो इस टाइप के सवाल भी आपको गूगली टाइप के सवाल क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, लेकिन आपको घबराना नहीं है, बहुत ही ध्यान से काम होकर सारे क्वेश्चंस को करना है। तो देखो स्टूडेंट्स कुछ केस बेस्ड स्टडीज भी क्वेश्चन भी आएंगे आपको, जो कि आपको हैंडल करना होगा। ठीक है, तो इसको ध्यान से पढ़ के हैंडल करिए। तो यहाँ पर देखो आर्टिफिशियल किडनी के बारे में बताया हुआ है, चीज़ें फिगर दी हुई हैं, तो आपको इस पे रिलेटेड सवालों के जवाब देने हैं। द हेमोडायलिजर हैज़ सेमी परमेबल लिनिंग ऑफ ट्यूब विच हेल्प्स टू। अब जब आप जानते हो कि हेमोडायलिसिस जो होता है, डायलिसिस आपका आर्टिफिशियल किडनी, जिसमें आपका एक डिवाइस लगा के आपके खून को प्योर किया जाता है, मतलब कि जो इम्प्योर सब्सटेंस उसको निकाला जाता है, फिल्टर किया जाता है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि जो हेमोडायलिजर है उसमें सेमी परमेबल लिनिंग्स होते हैं ट्यूब, जिसका काम क्या होता है, टू पंप प्यूरिफाइड ब्लड बैक इनटू द बॉडी ऑफ द पेशेंट। जिनका काम क्या होता है
कि जो प्योरीफाइड ब्लड है उनको वापस पेशेंट के बॉडी में भेजने का काम होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर अब आगे बढ़ेंगे 54 पर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ आर्टिफिशियल किडनी। बोल रहा है कि आर्टिफिशियल किडनी का यहाँ पर फंक्शन क्या है जो नहीं है। टू रिमूव नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम द ब्लड, बिल्कुल सही, ये इसका फंक्शन है, बिल्कुल है। टू रिमूव एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम द बॉडी, बिल्कुल सही। टू फिल्टर एनी प्योरीफाई ब्लड, सही, बिल्कुल सही है। टू रीअब्जॉर्ब एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द ब्लड, ये नहीं है स्टूडेंट्स, ये नहीं करता है। तो ये आपका जो सी ऑप्शन है वो क्या है, वो करेक्ट है। 55 क्या बोल रहा है, द यूज्ड डायलिसिंग सोल्यूशन इज रिच इन। बोल रहा है कि जो यूज्ड डायलिसिंग सोल्यूशन है वो किस चीज़ में बहुत ज़्यादा मात्रा में रहता है। तो जो आपका ए ऑप्शन है वो करेक्ट है, यूरिया एंड एक्सेस सॉल्ट। इनके मात्रा में ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा परसेंटेज, यूरिया और एक्सेस सॉल्ट का यूज डायलिसिंग सॉल्यूशन में। क्वेश्चन 56 क्या बोल रहा है, विच पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन इन ह्यूमन किडनी सर्व द फंक्शन ऑफ रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सर्टेन सब्सटेंसेस। तो स्टूडेंट्स देखो, इसका ऑप्शंस मुझे बहुत ज़्यादा थोड़ा कंट्रोवर्शियल रहा है, मतलब कि कुछ चीज़ें यहाँ पर ऑप्शंस गलत शायद कर दी गई हैं। ऐसे तो यहाँ पर बॉमन कैप्सूल टिक लगाया गया है, लेकिन इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो पीसीटी हो सकता है स्टूडेंट्स, करेक्ट एकदम पीसीटी जो है वो हो जाएगा। पीसीटी मतलब प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। एक होता है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, एक होता है लूप ऑफ हेनले। तो जो नेफ्रॉन आपका है जो कि किडनी में होता है, वो आपको उसके स्ट्रक्चर को ध्यान से पढ़ना है, साथ ही साथ उसके क्या फंक्शंस होते हैं, क्या काम है, ये सब आपको अच्छे से पढ़ना है, कुछ भी नहीं छोड़ना है। चलिए अब हम लोग लास्ट आ गए हैं इस वीडियो के केस बेस स्टडी 3 पर। इसमें क्या बोल रहा है, एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप है जिसको आप जानते हो इस्तेमाल करते हैं चीज़ों को पास देखने के लिए। तो यहाँ पर देखते हो 2 लेंस होते हैं, एक ऑब्जेक्टिव लेंस और एक आई पीस लेंस, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि वहाँ पर ऑब्जेक्टिव लेंस कौन सा है, आई पीस लेंस कौन सा है, ठीक है। तो इसी के बारे में यहाँ पर आपको सवाल पूछा है। तो देखो लिया क्वेश्चन नंबर 57 में क्या लिखा है, व्हाट टाइप ऑफ लेंसेज मस्ट बी L1 एंड L2। बोल रहा है कि यहाँ पर जो L1 L2 जो दिया हुआ है पैराग्राफ में, उसमें L1 एंड L2 जो है वो क्या है, कौन कौन से लेंस है। तो जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट दिखा रहा है, L1 जो है कॉनकेव होगा और L2 क्या है, कॉन्वेक्स होगा। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन है 57 का सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 58 क्या बोल रहा है, what is the value and sign of magnification according to the new Cartesian sign convention of the image found by L1। तो जो L1 जो कि कॉनकेव आपका लेंस है, उसका जो उसने जो इमेज फॉर्म कर रहा है उससे रिलेटेड यहाँ चीज़ें बतानी है कि जो वैल्यू होगा वो क्या होगा और साइन क्या होगा। तो वैल्यू जो होगा वो 1 से ज़्यादा होगा और जो साइन होगा वो पॉजिटिव होगा, बिल्कुल सही, आपको ये पता होना चाहिए। क्वेश्चन 59 क्या बोल रहा है, व्हाट इज द वैल्यू एंड साइन ऑफ अकॉर्डिंग टू न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज फाउंड बाय L2 इज। अब जो L2 के द्वारा जो कि हमारा कॉन्वेक्स लेंस है उसके द्वारा बनाया गया इमेज का वैल्यू और साइन क्या होगा। तो वैल्यू जो होगा वो <<1 होगा और साइन जो होगा वो पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आपको बहुत ध्यान से चीज़ों को सवाल को करने हैं। क्वेश्चन नंबर 60 क्या बोल रहा है, इफ द पावर ऑफ आई पीस L2 इज 5 डायोप्टर एंड इट फॉर्म्स एन इमेज एट ए डिस्टेंस ऑफ 80 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स ऑप्टिकल सेंटर, एट व्हाट डिस्टेंस शुड द ऑब्जेक्ट बी केप्ट। तो बोल रहा है कि ऐसे कौन सी कितनी दूरी पर जो ऑब्जेक्ट को रखा जाए जिससे कि आपको यहाँ पर इमेज जो बन रहा है वो आपका यहाँ पर दिख सके, ठीक है। तो जो आपका ऑप्शन बी है वो करेक्ट है, 16 सेंटीमीटर की दूरी पे आप उसको रख सकते हो, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये कुछ मैंने आपको सैंपल पेपर्स नहीं बोल सकता लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बोलूँगा जो कि आपका टर्म 1 टर्म 2 के 2020 में कोरोना टाइम हुआ था उससे में जो पेपर आया था उससे मैंने चीज़ें आपको समझाने की कोशिश की हुई हैं। तो मैं उम्मीद करूँगा कि ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। थोड़ा बड़ा हो गया है क्योंकि क्वेश्चंस भी ज़्यादा थे स्टूडेंट्स, और मैं ये मानता हूँ, दावे के साथ कह सकता हूँ कि इससे कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आपके बोर्ड में ज़रूर फंसेंगे। तो इस वीडियो को आप बहुत ध्यान से अच्छे से देखिए, 1 से 2 बार ज़रूर देखिएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहिए, अपना ख्याल रखिए, अच्छे से रहिए, अपने माता पिता की सेवा करिए और खुश रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।